मूंखे जॉइन कयो आहे इन इदारा तालीम व आगाही जे चेयरमैन ऐं हुन मामले खे ॾिसनि पिया इन स्टेटस खे रिपोर्ट के असर जी रिपोर्ट जेका आहे उन्हनि खे पब्लिश बि कयो आहे हुन ते ॻाल्हाईंदा मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि काज़िम साहब ऐं जेके इदारा काज़िम सईद साहब जेके हिकिड़ा पब्लिक पॉलिसी जा रिसर्चर भी आहिनि ऐं इदारा तालीम आगाही के हेड कनि था। थैंक यू वेरी मच काज़िम सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इम्प्रेसिव फाइंडिंग्स हैं आपकी सर, इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, ख़ास तौर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर आपने ज़्यादा फोकस किया है। तो ये ज़रा सर सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि आप तो ये एनुअली करता है ये इदारा, मुझे पता है, मैं काफ़ी साल से फॉलो कर रहा हूँ आसर की और ITA की रिपोर्ट्स को, तो ये इसमें आपको क्या आप समझते हैं कि हर साल पब्लिक पॉलिसी के लिए ये ज़रूरी है ये बेसिस इसका बनाना? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे प्रोग्राम का कुछ वक्त दिया। हम जैसे आपने अभी फरमाया, हम आम तौर पे जो गुफ्तगू करते हैं तालीम की तरवीज के बारे में, वो उसमें ज्यादातर तवज्जो इस पे होती है कि कितने जो बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के ऐसे हैं जो स्कूल में होने चाहिए, स्कूल पढ़ाई उनकी हो रही होनी चाहिए, उनमें से कितने फीसद स्कूल में हैं। अब इससे अगला सवाल ये है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन उनको जो तालीम जिस सतह पे मिल रही है, जिस मेयार की तालीम मिल रही है, और वो उस तालीम से कल को उनको दुनिया में जाना है, अपने करियर को और अपने खानदान को आगे लेके जाना है अपने करियर के साथ, तो क्या वो पूरी उनके पास तालीम उनको अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं वो या नहीं। हमारा असर सर्वे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है, वो इस जाविये से डेटा जमा करता है। और मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे दूं कि ये कोई 15 बरस से हम ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इदारा तालीम आ गई को 15 बरस से ये काम पाकिस्तान भर में कर रहा है। और आप जरा अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के 151 अजला में ये मोबिलाइज किए जाते हैं रजाकार। इस दफा 2023 की रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, जो 10,000 रजाकारों ने को ट्रेन किया हमने कि वो 4,381 गांव में जाके, हर जिले में तकरीबन 30 गांव सिलेक्ट हुए, और मजमूरी तौर पे 1 लाख घरानों में जाके बच्चों के सामने सिंपल सी क्लास 2 का एक अंग्रेजी का जुमला, उर्दू या सिंधी की कोई कहानी, कुछ जुमले, और बुनियादी जमा तफरीक जो आप समझ लीजिए रियाजी का, ये क्लास 2 का जो बच्चे सामने आए रजाकारों के, उन्होंने उनके सामने ये रखा और उनसे कहा कि ये पढ़ के सुनाओ, और उस पर उन्होंने रेटिंग दी। और ये तरीका है ये अंदाजा करने का कि वो क्वालिटी, वो मेयार किस हद तक वो अचीव हो रहा है जिसकी तालीम की जरूरत है, और ये है असर सर्वे। और ये सिंपल सी चीज है। तो इसमें आम जो बिल्कुल बुनियादी जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे आपने फरमाया, वो मिसाल के तौर पे 5वीं जमात के तकरीबन आधे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 2 के ये बुनियादी चीजें नहीं कर पा रहे। 50% बच्चे जो सिंध में, आपने ये 48,000 के करीब सैंपल था आपका, उसमें से 50% बच्चे नहीं पढ़ पाए बेसिक्स। जी अच्छा, इसमें जरा मैं तफसील, मैं मुल्क के लेवल पे बहस कर रहा था, अब हम आते हैं सिंध की तरफ। जी प्लीज। तो 2014 में थोड़ा सा आप ये देखिएगा कि क्या असर आया है सिंध में, चूंकि बहुत बड़ी सतह पे तबाही ये सैलाब की वजह से आई 2022 में। तो हम थोड़ा सा अगर पस मंजर देख लें, 2014 में जब असर सर्वे हुआ था, तो ये 5वीं जमात के 41% बच्चे थे। 5वीं जमात के 41% बच्चे उर्दू सिंधी की बनी छोटी सी कहानी वो पढ़ने में कामयाब हो रहे थे। ठीक है जनाब जी। और 2019 में ये बढ़ा थोड़ा सा, 44% पाया गया। लेकिन फिर आपने देखा कोविड की वजह से झटका लगा है थोड़ा ये तालीम के निजाम को, और 2021 वाले सर्वे में 40% बच्चे थे जो, तो ये बढ़ रहा था, वो जरा वापस नीचे आ गया। और 23 में जब हमने ये काम किया है, तो आपके सामने है कि बीच में इतना बड़ा सैलाब, तारीखी सैलाब सिंध में आया, उसमें बहुत तबाहकारी हुई, डिस्प्लेस हुए बहुत से घराने। तो उसमें 39% बच्चे हैं 5वीं जमात के जो क्लास 2 की बुनियादी अंग्रेजी, उर्दू और मैथ कर पा रहे हैं। तो इसमें ये डिक्लाइन है, और क्लाइमेट चेंज डिक्लाइन आया है जी, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और ये जो एपिडेमिक था कोविड का, इसकी वजह ये आप समझते हैं कि अच्छा, हम इसको हमें बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें इसको सिर्फ एक सैलाब की तरह नहीं सोचना चाहिए।
ہمیں جو کلائمیٹ چینج کی جس طرح تغیر اور جس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ سیلاب تو خیر یہ بہت ہی سخت تباہ کاری ہوئی، لیکن پورے سندھ کے بہت سے اضلاع میں اس کی تباہ کاری ہوئی، لیکن ہر سال کچھ ضلعوں میں اس طرح سے مشکل آتی ہے، اور سیلابی صورتحال کچھ ضلعوں میں سندھ کے ضرور آتی ہے. تو اس میں ہمیں کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے بچوں کی تعلیم کے اوپر، یہ ایک ایسپیکٹ بھی سامنے آتا ہے جو ہم نے کوشش کی کہ 2023 والا جو سروے ہے اس میں خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کا ہم ایک ایڈ کریں اس میں سیکشن. 2021 میں ہم نے کووڈ کا بھی ایک سیکشن ایڈ کیا تھا. جی، اس میں قاسم صاحب ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو چلیں اگر ہم ازیوم کر لیں کہ کلائمیٹ چینج کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے اور گروتھ ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ گروتھ ہے کہ صرف 2% 3% لرننگ میں بہتری آ رہی ہے؟ حالانکہ جس طریقے سے ہم انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن پر ہم لوگ بجٹنگ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گروتھ اسٹینڈرڈ ہے یا آپ توقع سے کم ہے؟ نہیں، یہ توقع سے کم ہے. ہمارے جو تعلیم کے لیے جس سطح پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور جس سطح پہ وسائل ہمیں تعلیم کے لیے نہ صرف ایلوکیٹ کرنے چاہیے بلکہ خرچ بھی کرنے چاہیے، وہ واقعی جس سطح پہ ہونی چاہیے اس سے کم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمیں دوسرے ممالک کا جو تجربہ، جو کامیاب ممالک ہیں اور ہم سے بہت آگے نہیں ہے، یورپ کی، امریکہ کی میں آپ کو مثال دوں تو شاید وہ ہمارے لوگوں کے لیے مشکل ہو اس کو سمجھنا یا تسلیم کرنا، لیکن آپ ملیشیا، تھائی لینڈ، یہ ممالک، انڈونیشیا، یہ ممالک جب بہت تیز ترقی کر رہے تھے 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، اس وقت ہم جہاں پاکستان میں ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے جی 4% جو ہے جی ڈی پی کا، پوری معیشت کا جتنا ہمارا حجم ہے اس کا 4% کے برابر بجٹ ضرور ہونا چاہیے، خرچہ ضرور ہونا چاہیے تعلیم پہ. وہ اس دور میں 7-8% بھی کر رہے تھے خرچہ، تاکہ وہ اپنے اسکولوں کو بھی بنائیں، ان تمام بچوں کو جو اسکول میں نہیں ہیں ان کو اسکولوں میں بھی ڈال سکیں. تو آپ کے سوال کا میں جواب اس پیرائے میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جس سطح پہ ضرورت ہے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو کھڑا کرنے کی، سارے بچے جو اسکول کی ایج کے ہیں وہ اسکول میں ہوں، اس سطح پہ تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں خرچہ. جی قاسم اور اس کی صاحب، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں. ناظرین اٹھوں گا بریک.